गुड इवनिंग। आप लोगों को आवाज पहुंच रहा है? यस सर। ओके, कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं पहले क्वेश्चन। देखिए आज थोड़ा इकोनॉमी के जो कोर सेक्शन है उसका उस पर थोड़ा सा हम क्वेश्चन लाए हैं, उसको ध्यान रखिएगा। कोर सेक्शन है ये इकोनॉमी के, जो बहुत ही कठिन सेक्शन बनाता है। उसको आपको दिया था, आप लोग पढ़े होंगे, उसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि इससे क्या है, दो तीन क्वेश्चन क्या होता है इससे पूछते हैं। जहां तक मैंने पेपर एनालिसिस किया हूँ, इस बार कितना पूछेगा, इस बार कम पूछ सकते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन आपका पहला कह रहा है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको देखिए व्यष्टि का मतलब होता है जिसे आप कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमी जिसे कहा जाता है, तो उसको क्या, उसका अर्थ क्या होता है? तो ऐसा इकोनॉमी होता है जिसमें विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अब आर्थिक इकाइयां क्या है? ठीक है, आर्थिक इकाइयों मतलब यूनिट्स किसे कहते हैं, यानी इकोनॉमिक में जो जो यूनिट्स होते हैं उनके अध्ययन। जैसे हमने मान लेते हैं इन्फ्लेशन ले लिया, उसके बाद हमने ले लिया क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ले लिया। तो ये क्या है, आर्थिक इकाइयां है कि जिसके माध्यम से क्या सारे आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज संपन्न होता है। तो आर्थिक इकाइयों को क्या होता है, का अध्ययन किया जाता है। तो वैश्विक अर्थशास्त्र में किसका का अर्थ क्या होता है, जिसमें होता है। और देखिए जो माइक्रो इकोनॉमी होता है उसमें क्या होता है, जो उनके टूल्स होते हैं, टूल्स होते हैं उनके जो उपकरण होता है, जो इकाइयों के जो टूल्स होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि मांग क्या है, उसके बाद बाजार क्या होता है, इन चीजों के अध्ययन किया जाता है माइक्रो में। दूसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र का समष्टि अर्थशास्त्र है। तो इसमें क्या है, तो देखिए ये दोनों में क्या है, कैसे संबंध है, दोनों में परस्पर संबंध। देखिए एक दूसरे से क्या होता है, दोनों जुड़े हुए होते हैं। देखिए क्या होता है, एक आपका माइक्रो इकोनॉमिक है और एक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होते हैं। अब मान लेते हैं हमें क्या पढ़ना है, इन्फ्लेशन पढ़ना है। इन्फ्लेशन पढ़ना है तो इन्फ्लेशन को जानने के लिए बहुत सारे क्या है, अलग अलग टूल्स हो सकते हैं। जैसे क्या होता है, इसमें हो सकता है कि जो हमारे मार्केट सिस्टम है वो कैसा है,
या हमारे यहाँ पे जो मनी फ्लो हो रहा है मार्केट में, मनी फ्लो कैसे हो रहा है, मनी फ्लो कैसे हो रहा है, तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज है ना, तो एक दूसरे पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो जो भी अर्थशास्त्र के जो दो पार्ट है, यानी मैक्रो और माइक्रो, वो क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, जुड़े हुए होता है, यानी अंडर जो इंटरफेयर करते हैं उसके माध्यम से ये जुड़ी हुई होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है। देखिए आप लोगों को बताया था, जो हमारा इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में, उसमें 3 प्रकार की इकोनॉमी थी, आपको बताया कौन कौन सा इकोनॉमी, आपको बताया था। पहला जो इकोनॉमी है वो है आपका कैपिटलिस्ट, जिसको पूंजीवाद इकोनॉमी कहा जाता है। दूसरा इकोनॉमी है वो है आपका समाजवाद, जिसको हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरा क्या है, मिक्स इकोनॉमी, जो भारत में है। देखिए पूंजीवाद का अच्छा उदाहरण है अमेरिका, समाजवाद का अच्छा उदाहरण है रशिया, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है इंडिया। तो देखिए जहां पे सामाजिक हित की बात की जाती है, कल्याण की बात की जाती है, वो क्या होता है, समाजवाद में किया जाता है। आपको बताया था कि समाजवाद में क्या होता है, सरकार का इंटरफेयर क्या होता है, ज्यादा होता है इकोनॉमी में। और पूंजीवाद में क्या होता है, सरकार का अर्थव्यवस्था में कम हस्तक्षेप होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकार का मिला जुला प्रभाव रहता है अर्थव्यवस्था। जैसे भारत में देखिएगा, भारत में कुछ सेक्टर में सरकार काम करती है और कुछ सेक्टर में प्राइवेट काम करती है। तो यहाँ पे क्या मिला जुला है। अमेरिका में चले जाएंगे तो अधिकांश चीज क्या है, प्राइवेट हाथ में है। और रशिया में या चाइना में चले जाएंगे तो वहां पे अधिकांश चीज क्या है, सरकार के अंडर में। तो इनको जरा ध्यान रखिएगा। तो भारत में कैसा इकोनॉमी है, भारत का जो इकोनॉमी है वो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिक्स इकोनॉमी है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। अब देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, सूक्ष्म मतलब माइक्रो अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। माइक्रो यानी माइक्रो जो है इकोनॉमी, उसमें किसका अध्ययन करते हैं, उसमें विशिष्ट फॉर्मों का अध्ययन किया जाता है। किसके का अध्ययन किया जाता है, विशिष्ट। जैसे अभी आपको पता ना, जैसे क्या है, डिमांड पर हमने अध्ययन किया कि डिमांड क्या चीज है, मांग क्या चीज है। तो ये क्या विशिष्ट जो शब्दावली होता है उन पर क्या होता है, अध्ययन किया जाता है। या सप्लाई पर अध्ययन किया जाता है, क्या होता है, सप्लाई पर अध्ययन किया जाता है। तो इनको क्या होता है, ये मेनली क्या होता है, जो माइक्रो इकोनॉमिक होता है उस पर इसका बात की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक समस्याओं को 5 भागों में बांटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। तो किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक प्रॉब्लम जो होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को 5 भागों में बांटा है, वो है आपका FH90। FS90 जिसे कहते हैं, FS90 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक उत्पादन संभावना रेखा चुनाव की सूची को बताती है, या कथन किसका है। मतलब एक उत्पादन, जो उत्पादन जो प्रोडक्ट है उत्पादन किया जाता है, की संभावना रेखा चुनाव की, मतलब सिलेक्शन जो होता है, क्योंकि किसी भी उत्पादन को हमें सिलेक्शन करना है ना, कि सूची को बता। देखिए जैसे क्या होता है, आप लोग या हम लोग जब मॉल में जाते हैं ना, तो मॉल में देखिएगा एक ही पन्नी में 5-6 प्रकार के क्या नमकीन का पैकेट बना रहता है ऐसे, और इसे अलग अलग रहते। तो हमारा जो सिलेक्शन है वो क्या है, चुनाव क्या है, तो हम जो चीजों की सिलेक्शन करना चाहते हैं, हम उनमें से क्या होता है, जो हमें अच्छा लगता है या हमारे जो रिक्वायरमेंट होते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो इसी सेलेक्ट को किसने बताया था, तो इसको बताया था सैमुअलसन ने बताया था। सैमुअलसन ने बताया था कि एक जो उत्पादन होता है, उनकी जो संभावना की रेखा होता है वो क्या होता है। तो ये जो मार्केट रिसर्च करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो लोग देखते हैं कि लोग क्या खरीदना चाहते हैं। जैसे आपको बता कि ये जितने भी यूट्यूब में चैनल होते हैं, टिकटॉक वगैरह है, इसमें जो कपड़े वगैरह दिखाए जाते हैं, तो जो यंग जनरेशन होते हैं तो उस पर अट्रैक्ट होते हैं। तो फिर क्या होता है, मार्केट एनालिसिस के माध्यम से जो क्या होता है, एक ट्रेंड निकाला जाता है कि यहाँ के जनता या इस तरह के जो लोग होते हैं वो किस तरह के कपड़े, किस तरह के खाना को ज्यादा देख रहा है यूट्यूब पर। तो वहां पे क्या होता है, उस चीज का सप्लाई करेंगे, तो जब वो यूट्यूब में वो चीज देखे होंगे, उसके दिमाग में पहले से फिट है, और वो चीज जब उनके आंखों के सामने वो चीज जब दिखाई देंगे, तो जो न्यू जनरेशन होता है ना, उनके पास क्या होता है,
ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो अभी क्या होता है उतना पैसा कमा नहीं रहे, वो क्या होता है घर पर डिपेंड है, और घर पे क्या होता है उनको मालूम नहीं है कि जो चीज अच्छे है क्या बुरे है, उतना उतना डिमांड नहीं होता, तो उनके सामने जो एड वगैरह आता है वो आप लोग देखिए जो कोको कोला वगैरह जो ऐड करते हैं ये खिलाड़ियों से फिल्म स्टारों से क्यों करवाया जाता है, क्योंकि उनको क्या होता है वो उनके फैन होते हैं, फैन होने का क्या था वो लगता है कि वो लोग भी पीते होंगे, इसलिए वो क्या होता है ऐसे जनरेशन के लोग पी जाए। लेकिन जिस दिन उनको मालूम होगा कि कोको कोला या जो भी चीज है कोल्ड ड्रिंक वगैरह इसमें क्या है कोई चीज खराब नहीं, इससे क्या होता है बीमारियां होती है, और जो सेलिब्रिटीज है वो लोग खुद ही इसको पीते नहीं है, तो फिर क्या होता है उनको समझ में आता तब तक बहुत देर हो जाता है और दिक्कतें होने लगती है, इसको भी समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है। जो उत्पादन संभावना की जो वक्र होता है, वक्र कर्व होता है कि उत्पादन को किस तरह से बढ़ाया और घटाया जाए जिससे मार्केट को क्या है, तो पहले पूर्ण रोजगार की देखिए, जितने ज्यादा लोग रोजगार में होंगे तो उत्पादन क्या होगा उतने ही ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब कोई काम करेगा ना तो उसके लिए क्या है डिमांड उसको ज्यादा चाहिए होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति घर पे बैठा हुआ है तो उसको डिमांड कम होगा, जैसे कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों का डिमांड कम हो गया कि घर के बाहर जा नहीं रहे थे, गाड़ी चल नहीं रहे थे, कोई शॉपिंग मॉल खुला नहीं था, लोगों का डिमांड कम था। लेकिन जैसे आजकल क्या डिमांड बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा अगर रोजगार लोगों के पास ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा होगा, तो उत्पादन क्या होगा इस पर निर्भर करेगा। साधनों का हस्तांतरण यानी जो हमारे पास रिसोर्स है वो क्या होता है ट्रांसफर होना चाहिए। जैसे मान लेते किसानों ने अनाज पैदा किया और अनाज क्या है किसी ने खरीदा नहीं, तो भाई क्या होगा उससे क्या होगा वो उत्पादन को खरीद नहीं पाएगा ना, वो दूसरी चीज नहीं खरीद पाएगा, तो इससे भी क्या होगा दिक्कत है। तो जो रिसोर्स है वो क्या होता है ट्रांसफर होना चाहिए। तीसरी चीज साधनों का उपयोग पूर्ण कुशलता से होना चाहिए, जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है उसका सर्वोत्तम उपयोग किया जाए, उसका क्या किया जाए सर्वोत्तम उपयोग किया जाए। तो जो भी मटेरियल हमारे पास है रॉ मटेरियल है उसको अगर हम सर्वोत्तम उपयोग करेंगे तो इससे भी क्या है उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें उपयुक्त सभी इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, तो इसमें उपयुक्त सभी इनका क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर सैमुअल्स ने निम्न में से किस समस्या को अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या माना, यानी अर्थव्यवस्था का मेन समस्या क्या है, हमारी जो इकोनॉमी है उसका मेजर जो प्रॉब्लम है वो क्या है। देखिए पहला है किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। देखिए सबसे पहला समस्या तो यही है कि किन वस्तुओं का हम प्रोडक्शन करें। जैसे मान लेते हैं मैं कोई कंपनी खोल रहा हूँ या मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ ना, तो देखना पड़ेगा कि मार्केट में इसकी क्या डिमांड है और किस वर्ग के लोग इसे खरीदने वाले हैं, और उस वर्ग के लोगों की संख्या कितनी है, और उस वर्ग तक मैं पहुंचूं कैसे, उसके लिए मेरे पास क्या साधन है, ये सब देखना पड़ेगा ना, तभी तो हम उसको उत्पादन करेंगे। लेकिन हमने देखा कि हमने ऐसे प्रोडक्ट बनाया जो कोई खरीद ही नहीं रहा, ये भी हो सकता है। पहली बात है कि क्या है जो वस्तु बनाया जा रहा है वो किन के लिए है। जैसे देखिएगा कंज्यूमर वाला जो प्रोडक्ट होता है जो डेली बेस के होता है जो जिसको एफएमसी गुड्स कहा जाता है, एफएमसी जो डेली यूज वाले होता है, इनका डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग हैं तो खाएंगे पिएंगे खत्म कर देंगे एक दिन में खाना, तो इसका क्या डिमांड बहुत ज्यादा है। उसके बाद कोई क्या होता है सीजनली क्या होता है मेडिकल का डिमांड हो जाता है, जब बीमारी ज्यादा होता है जैसे कोरोना काल में क्या मेडिकल का डिमांड बहुत ज्यादा हो गया, तो इसी प्रकार से क्या होता है उत्पादन उसमें किया जाता है। अब लेकिन देखिए जहाँ पे गरीब देश होगा ना वहां पे क्या होगा उस हिसाब से क्या डिमांड बनता है, गरीब देश में जो वस्तु होगा वो सस्ता बनना चाहिए, और अमीर देशों में क्या है वस्तु महंगा होना चाहिए लेकिन वो टिकाऊ होना चाहिए, और गरीब देशों में जो सामान बने वो क्या है वस्तु सस्ता हो और टिकाऊ कम हो चलेगा। आप लोग जो प्रोडक्ट यूज करते होंगे, देखिए क्या होता है कि हर देश में हर जिले में हर स्टेट में हर जो सिटी है उसका एक वर्गीकरण होता है कैटेगराइज होता है। जैसे मान लो दिल्ली बम्बे चेन्नई या जो बड़े बड़े शहर होता है उसको कैटेगरी वन में रखा जाता है। तो जो भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाता है तो जो उनका A1 का प्रोडक्ट होता है ना ये बड़े शहरों में बेचते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो एक ही साबुन है, जैसे एक ही साबुन मान लो डिटोल साबुन बना रहे कोई कंपनी, डिटोल साबुन कोई बना रहा है तो ए ग्रेड का जो साबुन होगा वो बड़े शहरों में बिके,
उसके बाद जो और उसके बाद जो छोटे शहर होगा उसमें बी सी ग्रेड प्राप्त होते हैं, और एकदम जो गांव है गरीब वाला जो है उसमें क्या होगा, उसका रेट और मतलब क्या होता है क्वालिटी और बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए क्या होगा, अगर हम अपने देश से कोई सामान अमेरिका में भेजेंगे तो उसकी क्वालिटी क्या होगा, ज्यादा अच्छी। आप लोग देखे होंगे कि यूरोप में हम लोग जो आम बेचते हैं वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, हम लोग उसको यूज नहीं करते, इतनी अच्छी क्वालिटी होता है, वो बहुत महंगा होता है। तो क्योंकि यूरोप के जो लोग हैं उसकी क्रय शक्ति यानी जो परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है, इसलिए उनके हिसाब से वस्तु बनाना पड़ेगा ना, वो हमारे हिसाब से वस्तु नहीं बनेगा। इसलिए क्या होता है हर जगह पे कैटेगराइज के अनुसार क्या होता है वस्तु को की क्वालिटी भी बननी चाहिए। नहीं तो क्या है, मान ले गांव में जो वस्तु जा रहा है वही अगर बड़े शहरों में अगर मॉल में अगर वो वस्तु जाएगा तो उसको क्या होगा, कोई खरीदेगा नहीं, क्वालिटी घट जाएगा, तो ये उसको भी हमें देखना चाहिए। उसके बाद क्या है, वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए, यानी वस्तुओं का जो प्रोडक्शन है यानी गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो किस प्रकार किया जाए, हाथ से किया जाए, मशीन से किया जाए, या किसी विधि से किया जाए, तो उसका भी एक इफेक्ट होता है। वस्तुओं का उत्पादन किन के लिए किया जाए, अभी हमको हुआ ना कि युवाओं के लिए किया जाए या बुजुर्गों के लिए किया जाए या किसके लिए किया जाए, बच्चों के लिए किया जाए, तो किन के लिए किया जाए इस पर भी फोकस होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वस्तुओं क्या है, कोई भी चीज का उत्पादन करने के लिए सैमुअल ने ये सभी चीज बताया है, ठीक है, सभी बताया कि ये सब होना चाहिए। अगर ये उस केंद्रीय समस्या को पहचानिए जो उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। देखिए एक प्रकार वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है, तो वस्तुओं की मात्रा से संबंधित बोला तो देखिए क्या हो, जो उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा कम है तो क्या उत्पादन किया जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या उत्पादन किया जाए। देखिए क्या होता है, अगर वस्तु ज्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा, वस्तुओं की जो मात्रा होगा वो कम हो जाएगा, छोटा होगा तो मात्रा ज्यादा हो जाएगा, तो इस प्रकार से क्या होता है इसको किया जाए। अगला जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होता है, क्या क्या सम्मिलित होता है, तो व्यक्तियों और व्यक्तिगत इकाइयां होती है, छोटे 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 स्तर पर होते हैं। व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण होता है, तो व्यक्तिगत जो मूल्य निर्धारण होता है ये सब क्या होता है, व्यष्टि जो अर्थव्यवस्था होता है उसके अंतर्गत ये आता है, तो सभी इसके अंतर्गत। इन क्वेश्चनों को एकदम पढ़ लीजिएगा आप लोग दो बार, क्योंकि इनमें से कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, और सबसे कठिन सवालों में यही है, इकोनॉमी में सबसे कठिन सवालों में यही पूछते हैं। अगला है, निम्न में कौन सा उत्पत्ति का साधन नहीं है, उत्पत्ति का साधन यानी कि कोई भी चीज को हम प्रोडक्शन करेंगे तो कौन सा साधन, देखिए आपको बता कि साधन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक होता है भूमि होता है, एक होता है जो श्रम होता है, एक होता है पूंजी होता है, और एक होता है उद्यम या इंटरप्रेन्योर होता है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, मुद्रा नहीं है, तो मुद्रा नहीं होना चाहिए। उत्पादन के लिए क्या क्या चाहिए, भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, आपका उद्यम चाहिए, यानी लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और इंटरप्रेन्योर चाहिए, ठीक है। तो इन चारों चीजों अगर होंगे तभी क्या होगा, हम किसी चीज की उत्पत्ति या उत्पादन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। अगर 4 चीजों में से एक चीज कम हो जाएगा तो उत्पादन नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 4 चीजों को याद रखना है जो हमें उत्पादन करने के लिए आवश्यक है। उत्पादन करने के लिए कितने चीजों की आवश्यकता होती है, 4 चीजों की आवश्यकता होती है, इनको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, किसने कहा, तो अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है ये किसने कहा, आपका ए मार्शल ने कहा। किसने कहा, ए मार्शल। ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र का जनक कौन है, आपको बताया था अर्थशास्त्र का जनक कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, इकोनॉमी का जो फादर है उसे किसे कहा जाता है, उसे एडम स्मिथ को कहा जाता है। ध्यान देगा, इकोनॉमी के फादर किसे कहते हैं, एडम स्मिथ को कहते हैं। आप लोगों को बता था कि जो एडम स्मिथ है इन्होंने क्या है, फ्री ट्रेड की बात की थी। किसकी बात की थी, फ्री ट्रेड की बात की, यानी मुक्त व्यापार की बात उन्होंने की। और भारत में अंग्रेजों का यहाँ पे जो फ्री ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था वो क्या है, एडम स्मिथ ने दिया था।
तो एडम स्मिथ ने क्या होता था, फ्री ट्रेड, यानी जो देशों के बीच में जो सीमा का जो बंधन है वो टूटना चाहिए। सीमा के बंधन का क्या होता है, जो व्यापार होता है उसमें बहुत सारे बाधाएं उत्पन्न होती है, उसको नहीं होनी चाहिए। तो इसको भी क्या है, ध्यान रखना चाहिए। अगला है अर्थशास्त्र का चयन का तर्कशास्त्र कहा जाता है, किसने कहा? यानी जो अर्थशास्त्र है वो क्या है, सिलेक्शन का क्या है, लॉजिकल, यानी अर्थशास्त्र लॉजिकल। तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र का मतलब होता है जहाँ पे तर्क करके क्या होता है, वस्तु को, चीजों पर वाद विवाद की जाती है। तो ये क्या है, रॉबिन्सन ने कहा था। किसने कहा था? रॉबिन्सन ने इसको कहा। किसने कहा था? रॉबिन्सन ने कहा। तो देखिए रॉबिन्सन का मतलब क्या था कि जो हमारा अर्थशास्त्र है उसमें क्या था, मेन सिलेक्शन होता है कि किस चीज का हम सिलेक्शन करें, और वो कैसे होना चाहिए, तर्क लॉजिकल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, लॉजिकल, रीजनिंग वाला होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी चीज करना शुरू कर दे, और ऐसे नहीं होता है। धन्यवाद। अगला है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा? ये देखिए इनमें से एक तो पक्का है, आता है ऐसे कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा? ऐसा आ जाएगा तो एडम स्मिथ ने कहा। किसने कहा? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ किस देश के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे, और इन्होंने फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक कहा जाता है। अगला है आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं, व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया है? ये विभाजित किया है रैंक्सन फ्रीज ने किया है। किसने किया है? रैंक्सन फ्रीज ने इनको किया है कि उसको माइक्रो और मैक्रो में जो डिवाइड किया है, माइक्रो और मैक्रो में जो डिवाइड किया है, तो रैंक्सन ने उसको किया है, वैगनर ने किया है। किसने किया है? वैगनर ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो उपभोक्ता होता है, यानी जो कंज्यूमर होता है, उसका अध्ययन किसमें किया है? तो उसका व्यवहार का अध्ययन, उसका नहीं, उसका व्यवहार का, यानी उसका बिहेवियर। देखिए जो उपभोक्ता होता है वो किन चीजों को खरीदेगा मार्केट से, तो उसको हम कैसे, उसके मनोवैज्ञानिक को हम सोच सके, उसको सोचने के लिए क्या होता है, माइक्रो यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र की आवश्यकता होती है। अब बताओ सूक्ष्म की आवश्यकता होती है, जैसे डिमांड है, तो डिमांड कैसे क्रिएट किया, लोगों में ऐसे क्या चीज किया जाए कि लोगों में डिमांड हो। जैसे इसके लिए ऐड किया जाता है, इसके लिए प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग होता है, पैकेजिंग क्या होता है, अच्छा होना चाहिए। पैकेजिंग, पैकेजिंग क्या होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों के बारे में क्या होता है, ये इससे क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है वो ज्यादा प्रभावित होता है। तो इन चीजों पर ध्यान देना। आगे है समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य है अधिकतम लोक कल्याण। क्या है? अधिकतम लोक कल्याण, इन लोगों का अधिक से अधिक क्या किया जाए, कल्याण किया जाए। तो इसको कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगर यहाँ पे क्या होता है, पूंजीवाद होता है, तो क्या करते हैं, मुनाफा कमाना। भाई कोई अंबानी बैठा हुआ है या अडानी है, उनको अपना कंपनी क्यों लगाया है? लोक कल्याण करने के लिए लगाया या कमाने के लिए लगाया है? पूंजीवाद में क्या होता है, लाभ को देखा जाता है, मुनाफा को देखा जाता है, और समाजवाद में क्या होता है, लोक कल्याण को देखा जाता है। इन दोनों को याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? कीमत, आप लोग देखेंगे जहां पूंजीपति अर्थव्यवस्था होते हैं वहां पे क्या होता है, जो प्राइस होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। इसमें प्राइस कैसे, मान लेते हैं अभी आप लोग, हम लोग जियो का सिम यूज करते हैं, और इधर है एयरटेल का। अब देखिए जैसे क्या होगा, मान लेते जियो क्या है, सस्ता हो जाए, तो एयरटेल वाले क्या कर लेंगे, जियो में पोर्ट कर लेंगे। अगर एयरटेल सस्ता हो जाए तो जियो वाले एयरटेल में पोर्ट कर लेंगे, और जियो सस्ता हो जाएगा तो एयरटेल वाले जियो में पोर्ट कर लेंगे। तो क्या, तो ये क्या होता है, प्राइस पर निर्भर करता है कि जिसका प्राइस ज्यादा होता है, ठीक है, उसको क्या होता है, कम लोग यूज करते हैं, और जिसका प्राइस कम होगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। प्रोडक्ट अलग नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि क्या होता है एक तो क्वालिटी अच्छी हो, एक तो क्वालिटी खराब हो।
मान लो दोनों क्या है 4G दे रहा है, जियो भी 4G दे रहा है और एयरटेल भी 4G दे रहा है, दोनों का स्पीड सब सेम है, जो सस्ता होगा वही लेंगे ना हम। जो सस्ता होगा उसी को क्या है हम लेते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, जो सस्ता होगा उसी को क्या होगा लेते। तो ऐसे जो अर्थव्यवस्था होता है वो क्या कहते हैं, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, यानी कैपिटलिस्ट कहा जाता है। लेकिन आप बताइए समाजवाद में ऐसा क्यों? देखिए समाजवाद में क्या होता है, सरकार डिसाइड करता है। देखिए आप लोग हम पीडीएस, तो राशन के दुकान से जो सामान खरीदते ना, वो क्या होता है, कभी बढ़ता ही नहीं, उतना ही रहता है, वो कभी सस्ता होता ही नहीं है। और वो एक ही लोग है। रेलवे हो गया, रेलवे का टिकट अगर सस्ता होगा ना, रेलवे क्या है एक ही जगह गवर्नमेंट का है, तो सस्ता हो क्या, इसमें कंपटीशन नहीं है। तो समाजवाद में क्या होता है, कीमत और उसमें क्या होता है कंपटीशन नहीं है। लेकिन जो पूंजीवाद में क्या कंपटीशन है, इसलिए जो सस्ता चीज देगा लोग उसी के पीछे भागेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला है किस आधार पर आर्थिक समस्या का ढांचा खड़ा है। तो जो आर्थिक समस्या का जो ढांचा है वो किस पर खड़ा है, वो आपका ए और बी दोनों पर है, यानी सीमित साधन पर भी है और असीमित आवश्यकता है। देखिए क्या होता है, हर जो व्यक्ति होता है उनकी जो आवश्यकताएं होती है वो असीमित होती है। कोई भी व्यक्ति, जो अधिकतर जो व्यक्तियों का जो डिमांड है वो बोलता है कि हमें और चाहिए और चाहिए, कहाँ से लाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही तो पृथ्वी है और उसमें इतने लोग हैं। तो क्या है, हमारे पास जो रिसोर्स है वो सीमित है, वो कम है, लेकिन लोगों की जो आवश्यकता है वो ज्यादा है। अगर एक बात ध्यान देगा, अगर क्या है अमेरिका के लोग जैसे लोग रहते जीवन, अगर पूरे पृथ्वी के लोगों को उतनी ज्यादा अगर रिसोर्स दिया जाए, रिसोर्स की बात बोल रहा हूँ, रिसोर्स अगर दे दिया जाए ना, तो कम से कम उसके लिए 5 और पृथ्वी चाहिए होगा। तो 5 पृथ्वी कहाँ से लाएंगे, दिक्कत यहाँ पे है। तो इसलिए क्या है, सभी अमेरिका के ऐसे अमीर बन नहीं सकते, ये हकीकत चीज है कि सभी अमेरिका जैसे बन नहीं सकते और सभी अडानी जैसे बन ही नहीं सकते। तो क्या होगा, इसीलिए क्या होता है, सीमित साधन है और आवश्यकता क्या है, असीमित। हम लोग क्या हर जगह पे एक कार हो जाए, फिर हम बड़े कार चाहिए, बड़े कार हो जाएगा, फिर क्या एरोप्लेन में चले जाते हैं, तो बहुत सारे क्या है इस तरह के चलते रहते हैं। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समस्या को बताने वाला वक्र का नाम क्या है। देखिए आर्थिक समस्या को जो बताने वाला जो वक्र है, कर्व है, उसे कहते हैं आप उत्पादन संभावना पद कहा जाता है। ये आर्थिक समस्या को बताता है कि जो उत्पादन की संभावना है वो कैसी होनी चाहिए, कि वो ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, किस वर्ग के लिए होना चाहिए। इन सारे बातों में ध्यान रखेंगे तभी उनकी आर्थिक समस्या को समाधान करेंगे। जैसे अब देखिएगा हमारे यहाँ पे क्या होता है, अभी तक जो बच्चे हैं उस पर बहुत कम ध्यान देते हैं लोग, उनको खाने पीने पे इस तरह से क्या होता है, देख रेख में बहुत ज्यादा अंतर होता है। हमारे यहाँ पे शादी बहुत बड़े क्या होता है, धूमधाम से होते हैं, उसमें बहुत सारे सोने के गहने होने चाहिए, बहुत सारी चीज होनी चाहिए। बच्चों के जो परवरिश होता है, क्या हम उस पर उतना ध्यान देते हैं जितना शादी में खर्च करने की बात करते हैं। तो अमीर की बात नहीं कर रहा, एक एवरेज की बात कर रहा हूँ। जिस हिसाब से अगर जिस तरह से अगर शादी पे खर्चा किया जाए, अगर उस हिसाब से अगर बच्चे पर खर्चा कर दे, तो बच्चे का क्या ह्यूमन जो रिसोर्स है उसका डेवलपमेंट होगा। लेकिन नहीं करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होगा, हमारे यहाँ पे डाउनफॉल हो जा रहा है। तो क्या होगा, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो क्या होता है, कमजोर बच्चे उनसे कैसे कंपटीशन कर पाएंगे। तो इसलिए क्या होगा कि ऐसे चीजों बच्चों पर क्या होता, इसलिए प्रोडक्ट कम बनते हैं। गाँव में क्या होता है, अधिकतर क्या होता है बच्चों पर क्या होता है, जो सप्लीमेंट्री फूड वगैरह होता है बहुत कम खिलाते हैं। जो जो नॉर्मली जो गाँव में बनते हैं वो खाना वाना खिला देते हैं, चावल वगैरह। और आजकल तो क्या होगा, जो थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं है वो क्या होता है, मैगी भी खिला देते हैं, मैदा भी खिला देते हैं, चाउमीन मोमो सब खिला देते हैं बच्चों को। तो जब ये खिलाएंगे तो फिर बच्चे से क्या उम्मीद कर सकते हैं, उनका पेट वगैरह क्या होगा, सब खराब हो जाएगा, जानते हैं। तो फिर क्या होगा, दिक्कतें पैदा होने लगती है। तो इसलिए क्या होता है कि जो उत्पादन होता है उस पर ध्यान रखना चाहिए कि किस डिमांड क्या है, क्या नहीं है। फिर एजुकेशन भी आता है, प्राइमरी एजुकेशन देखिए हमारे यहाँ बहुत ज्यादा क्या है, खराब है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन को क्या है, बढ़िया बनाना चाहिए। सबसे देखिए आप लोग जानते हैं कि 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा सीखते हैं। उसके बाद क्या आता है, उनकी सीखने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। उसके बाद क्या आता है,
वो चीजों को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, छोटे बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो ओवरऑल की बात बोला, एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, पूरे भारत की बात बोल रहा है। अब देखिए अफ्रीकन कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे तो और ज्यादा गरीबी है, तो वहाँ पे बच्चों का क्या हालत होगा। अभी भी देखिए हमारे देश में 56% जो बच्चे और जो माताएं हैं, 56% जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट है, ये क्या है, इनको पूरी तरह से प्रोटीन नहीं मिलता। और आप जानते हैं कि जो महिलाएं होती है और जो बच्चे होती है, उनके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। इसलिए देखिए आप लोग आपने सुना होगा, राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया है, जो आंगनबाड़ी के माध्यम से जो जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको अंडे वगैरह या और भी जो प्रोटीन वाले प्रोडक्ट होते हैं उनको दिया जाता है। या जो बच्चों के लिए भी बहुत सारे इस तरह से फूड आते हैं जो आंगनबाड़ी में के नाम सुने होंगे आप लोगों ने, उसमें मिलता होगा। तो ये राष्ट्रीय पोषण की ये देखिए ये जो जहाँ पे सभ्यता का डेवलपमेंट ज्यादा हुआ तो ठीक है, आदिवासी इलाके में तो और ज्यादा दिक्कत है। तो वहाँ पे बच्चे का जो क्या कहते हैं, कुपोषण की मात्रा है वो और ज्यादा है। तो वहाँ का बच्चे क्या होता है, नॉर्मल बच्चे से कैसे कंपटीशन करेगा, उसका भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो प्रोटीन की कमी के बहुत ज्यादा है, महिलाओं में भी है और जो बच्चे होते हैं इनमें भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो इसको भी क्या है, हमें सॉर्ट आउट करना है, लेकिन कैसे होगा, इसके लिए कुछ जो लोग हैं धीरे धीरे उनको जागरूक बनना पड़ेगा, तभी ये होगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, ढाल कैसा होना चाहिए। तो उत्पादन संभावना वक्र होता है, इसका स्लोप कैसा होना चाहिए। तो स्लोप कैसा होना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए। देखिए ऊपर से नीचे की ओर कैसे होना चाहिए। देखिए क्या होता है, जो समाज में जो लोग होते हैं, संख्या के अगर एवरेज में देखा जाए तो देखिएगा, जो ज्यादा एज के बुजुर्ग लोग होते हैं ना वो यहाँ पे होते हैं, और बच्चे लोग क्या होते हैं यहाँ पे होते हैं। भारत की बात कर रहा हूँ जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है। हमारे देश में युवा, अब जो जानते हैं हमारे देश में जो 20 वर्ष के उम्र के जो लोग हैं, वो लगभग लगभग क्या 50% लोग क्या होता है, 20% के लोग हैं, क्योंकि युवा है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, ज्यादा उत्पादन होना चाहिए ना। लेकिन क्या है, उल्टा हो जाता है कि हमारे यहाँ पे जो युवा युवा है उनके लिए ज्यादा होता है, बच्चों के लिए कम उत्पादन होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है, जो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं, इन पे लोग क्या होता है सबसे कम ध्यान देते हैं। और यही क्या होता है, सबसे वनरेबल क्या होता है, वनरेबल कह सकते, सबसे संवेदनशील क्या होता है, एज होता है। और यही पे क्या होता है, बच्चे बिगड़ने और संभलने का क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। सरकार की भी जितने भी योजना आप लोग देखिएगा, किशोरावस्था के वाले बच्चे के लिए कोई योजना है ही नहीं, लगभग कोई योजना नहीं है। तो मेनली जो किशोरावस्था होती है, जो 10-12 साल के बाद से होता है, तो इन बच्चों पर क्या होता है, ज्यादा फोकस देना चाहिए। और यही पे क्या होता है, एज का डिफरेंस आ जाता है, और फिर क्या होता है, बच्चों में बिगड़ने की संभावना ज्यादा होता है। तो इसलिए इन चीजों पर क्या होता है, ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो उत्पन्न क्या होता है, ये ऊपर से नीचे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, ऊपर से नीचे होना चाहिए। उत्पादन संभावना वक्र क्या है, तो ये क्या है, अक्ष की ओर। देखिए ऊपर से नीचे, अक्ष की ओर क्या होता है, झुकी हुई होना। नदोतल का मतलब होता है झुकी हुई होना, टिल्ड होना, तो कुछ नहीं। ये टिल्ड होता है, नहीं झुकी हुई होता है, ये स्लॉप होता है इसको। ठीक है, इकोनॉमी क्या है, अप्लाइड वाला सब्जेक्ट है, तो इसको जितना अपने जीवन में अप्लाइड करेंगे तो उतना क्या होगा, ये ज्यादा समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या को बोल रहा है, कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है, यानी आर्थिक जो समस्या है वो क्या है। ये आर्थिक समस्या का मेन मतलब है सिलेक्शन। जो समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होता है, सिलेक्शन करना, चुनाव की। चुनाव की समस्या क्या है, चुनाव मतलब वोटिंग वाला चुनाव नहीं। यहाँ पे क्या था, किसी वस्तु को हम कौन से वस्तु ले, किसको हम मार्केट से उठाए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे पास जितना बैलेंस है उसके लिए क्या सूटेबल है। तो ये क्या सिलेक्शन करना ही क्या है। इसमें देखिए क्या होता है, जब कोई ज्यादा सामान खरीदना होता है
तो कोई अनुभवी व्यक्ति को क्या होता है, अनुभवी व्यक्ति जाता है। जैसे मान लो शादी ब्याह आप लोग देखे होंगे, जब सामान खरीदते हैं तो क्या होता है, जो लोग इस क्षेत्र में काम किए हुए रहते हैं तो उनको लेके जाते हैं कि अनुभवी होता है, क्या क्या चाहिए, किनको चाहिए, क्या चाहिए, तो वो जो क्या अनुभवी लोग व्यक्तियों को लेके जाते हैं इसको खाने का। या घर में भी क्या होता है, जो आप लोग देखे होंगे, आप जानते ही हैं कि जो जब क्या तो ज्यादा ज्यादा सामान खरीदना होता है तो घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं या जो ज्यादा एजेड होते हैं वो लोग क्या होता है साथ में जाते हैं कि उनकी परख क्या होता है ज्यादा होती है सिलेक्शन करने की, वो अब बहुत सारे सिलेक्शन कर रखे हैं। तो ये क्या होता है, सिलेक्शन की क्या है प्रवृत्ति होती है कि सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हर क्षेत्र में। अगला है व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है। जो अभी आपको पता है कि कीमत, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हुआ लग रहा है मुझे, तो क्या होगा, कीमत जो है ये क्या है सबसे दिक्कत करने वाला चीज है। ये दो तीन क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है रिपीट हो गया। अगला देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बाकी दो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से क्या एक सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण है। मतलब जो अर्थशास्त्र है उसका क्या है सकारात्मक यानी पॉजिटिव एग्जाम्पल क्या है। पहला है कीमत वृद्धि नियंत्रण के लिए भार। जो कीमत वृद्धि होता है यानी जो प्राइस में जो इंक्रीज होता है उसको नियंत्रण करना में आय का असर यानी इनकम का असर। दूसरा क्या कहते हैं किसी अर्थव्यवस्था में आय का असर। तीसरा भारत को अति जनसंख्या वाले देश ना बनने देना, इसका मतलब जनसंख्या को नियंत्रण करना। आय के आसमान वितरण, ये क्या होता है सकारात्मक अर्थव्यवस्था का उदाहरण क्या है कि जो कीमत होता है जो जो प्राइस होता है उसकी वृद्धि को क्या है नियंत्रित करना होता है, उसकी वृद्धि को क्या करना है नियंत्रित करना होता है। इससे क्या होता है ज्यादा प्रॉब्लम होता है। देखिए जनसंख्या बढ़ने, देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी क्या है जनसंख्या बढ़ना कोई क्या गलत बात नहीं है कि जनसंख्या अगर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ काम करने वाले लोग भी तो बढ़ेंगे और उनको सभी को स्किल बना दिया जाए, कौशल बना दिया जाए तो वो ज्यादा करें। देखिए जनसंख्या बढ़ने पर क्या होता है कि हमारे यहाँ पे काम करने वाले लोग जब ज्यादा हो ना तो उसको क्या कहते हैं पॉपुलेशन डिविडेंड कहा जाता है। तो क्या कहते हैं पॉपुलेशन डिविडेंड कहते हैं या जनसंख्या लाभांश कहा जाता है। क्या कहते हैं जनसंख्या लाभांश या पॉपुलेशन डिविडेंड कहा जाता है। अब मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ पे जो 15 से लेके 59 साल तक के जो लोग होते हैं ना इसको इसको क्या कहते हैं, इसको वर्किंग पर्सन कहा जाता है या वर्किंग पर्सन कहा जाता है, कार्यशील व्यक्ति कहा जाता है। रोजगार को प्राप्त करते हैं, ये लोग क्या काम कर सकते हैं। अगर इनको हम क्या दे रोजगार दे तो ये ज्यादा मुनाफा करेगा ना, तो इससे क्या होगा हमारे पास उत्पादन ज्यादा होगा और जब उत्पादन ज्यादा होगा तो हम इसको क्या होगा एक्सपोर्ट करके ज्यादा पैसे कमा सकते हैं ना। इसलिए आजकल जनसंख्या लाभांश क्या गलत है। देखो चीन ने क्या किया, देखिए चीन ने सबसे बढ़िया ये काम किया कि चीन ने अपनी जो अधिक जनसंख्या था उनको क्या है जनसंख्या लाभांश के रूप में इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया अपनी जो पॉपुलेशन है उनको क्या है जो हाई स्कूल के बाद क्या है सबको क्या है कोई ना कोई टेक्निकल कोर्स करवा दिया, क्योंकि वहां पे शिक्षा क्या है एक तो फ्री है और अनिर्वय है, स्कूल जाना जरूरी है। ठीक है जाना जरूरी है। और उनको क्या था सबको हाई स्कूल के बाद क्या है अधिकतर लोगों को क्या करवा दिया जो छोटे मोटे उद्योग जैसे IITI हो गया या कोई भी इस तरह छोटे छोटे चीज को करवा दिया जिससे उनके अंदर क्या ना कोई जो कौशल डेवलप हो गए। और उन्होंने क्या है प्रोडक्शन शुरू कर दिया। तो प्रोडक्शन जब शुरू कर दिया तो उससे क्या चाइना के पास प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट हो गया और वो सारी चीज को क्या था एक्सपोर्ट करने लगे। अब उनके साथ साथ उनका पास टेक्नोलॉजी भी हो गया। ठीक है भारत के पास क्यों नहीं हुआ कि भारत में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना ये टेक्नोक्रेट नहीं है बल्कि क्या है ये जनरल एजुकेशन है। और जनरल एजुकेशन में क्या होता है कि जो लोग काम करते हैं उसमें एक रूपता नहीं आ पाता है। आप बोलिए कि बीएड वाले ही क्या होता है कॉलेज में पढ़ाएंगे ये जरूरी क्यों है, क्योंकि बीएड वालों को मालूम है कि बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है कि जो बीएड किए हुए हैं उनके पास ही नॉलेज है। जो केवल नॉर्मली क्या बीएससी या एमए बीए या एमएससी कर रखे उनके पास बीएड करने वाले से भी ज्यादा नॉलेज हो सकता है, लेकिन उनको टीचर क्यों नहीं बनाते क्योंकि उससे एक रूपता नहीं आता है। क्योंकि जो बीएड नहीं किए हुए होंगे उनके क्या होता
उनमें जो बच्चे के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, इससे कोई उन्होंने पढ़े नहीं है तो उसको दिक्कत है, इसलिए बीएड वालों को क्या होता लेते हैं। तो जो दो धंधों में जो टेक्निकल तो क्लियर है, क्योंकि उसमें एक रूपता आता है, उसमें क्या होता है एक रूपता आता है। तो जो जहाँ पे डिग्री मांगा जाता है तो उसमें क्या एक रूपता के लिए मांगा जाता है, जहाँ पे क्या टेक्नोकेट टाइप के काम होता है। लेकिन जहाँ पे टेक्नोकेट काम नहीं होता, जो जनरल काम होता है उसके लिए कोई भी काम भर सकता है। जैसे मान लो कि कलर को बनना है,